नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दिमाग साहब। मीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आदर्श जी, धन्यवाद आपने चैनल में इनवाइट किया। मीर साहब, इस वक्त विश्व के अंदर बड़े अजीब से हालात बन रहे हैं। कुछ दिन पहले ईरानी प्रेसिडेंट का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ, ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ वो तो अभी चीज सामने आएगी। और दूसरी तरफ जो है यूक्रेन का रशिया के साथ जो वार चल रहा है वो भी कहीं समझ नहीं आ रहा कब वो भड़क उठते हैं कब नहीं, कब कम होता है। कई बार लगता है कि शायद थक गए हैं, वार बंद हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा दिखता है कि कहीं ये विश्व युद्ध में ना परिवर्तन हो जाए इसका। जिस तरह से रशिया ने अपने न्यूक्लियर पावर का वो टेस्टिंग शुरू की है, वो ड्रिल करना शुरू किया यूक्रेन के पास, और अपने जितने भी वेपन्स हैं उनकी नुमाइश लगानी शुरू कर दी है। उससे एक खतरा पैदा हो गया है इस सारे बेल्ट में। उसको लग रहा है कि तो वेस्टर्न एशिया और ये यूरोप के साथ सभी तरफ से ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, कहीं हमें फिर विश्व युद्ध की तरफ न धकेला जाए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं यूक्रेन की या वेस्ट एशिया की, तो पहले तो आज जो इस वक्त जियो पोलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर है, यहाँ पे 3 मेजर फ्लैश पॉइंट्स हैं जो आपको विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकते हैं। पहला है आपका वेस्ट एशिया का, जैसे मैंने बोला, आपने भी बोला, ईरानियन प्रेसिडेंट की जो डेथ हो गई है, क्रैश हुआ है। अगर उसमें कहीं निकल के आता है कि ये इसराइल की कारस्तानी थी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो देयर में बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड, आपका अगर देखें ताइवान का, अभी ताइवान में नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है, उनका नाम है तंग से। अब वो एंटी चाइना, घोर एंटी चाइना है, तो वो भी कोई हो सकता है प्रोवोकेटिव बात कर सके। थर्ड मेजर फ्लैश पॉइंट जो है आपने बोला वो है रशिया यूक्रेन का। इसके अलावा छोटा छोटा फ्लैश पॉइंट बाल्टिक सी में है, आर्कटिक सी में है। फिर अगर थोड़ा बहुत देखें तो सी ऑफ अखोस जो कि जापान के सामने है, कुरिल आइलैंड्स के पास, वहां पे भी टकराव रशिया के साथ भी हो सकता है, चाइना के साथ भी हो सकता है, परंतु वो माइनर है, उनकी इस वक्त कोई मेजर एस्केलेशन नहीं है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, आज सुबह की ये खबर ये है कि पुतिन साहब ने वहां पे न्यूक्लियर ड्रिल्स करवाई हैं, और जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे, मिसाइल्स थी, और अपने अपने लॉन्चर्स पे थी, उनकी नुमाइश करी और ड्रिल करा के उनकी लाइव फायरिंग कराई है। एंड दिस इज राइट नेक्स्ट टू द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। अब उनको, और उन्होंने ये ओवरटली किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उनका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि अभी पिछले मान लो 15-20 दिन के अंदर, जब यूक्रेन ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कोलैप्स पे है, मीन उनके पास वेपन्स नहीं है, आदमी लड़ने को नहीं है, और वो प्लीड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, ईयू को, कि आप हमें वेपन्स दीजिए। और मगर उनकी जो इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शन आने वाली है, एक धड़ा प्रो यूक्रेन है, एक धड़ा एंटी यूक्रेन है, इस किस्म के लोगों की जो लॉबीज बनी हुई हैं वो उनको तंग कर रही हैं। तो उन्होंने कुछ देर के लिए उसको एड पे स्टॉप लगा दिया। उससे क्या है, जो वेपन डिलीवरी होती है वो एक लंबी चेन बनती है, सप्लाई चेन। इट इज नॉट कि आज आपने बोला नहीं देना तो कल बोला देना तो उठा के ऐसे डाल दिया हो तो नो, तो टाइम लगता है। तो उसकी वजह से यूक्रेन बहुत ही खराब हालत में था। अब उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उनके जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो कभी जर्मनी जा रहे हैं, कभी ईयू के नेशंस में जा रहे हैं, कभी ईयू की पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे हैं। तो उनपे शायद तरस खा के, या जो भी स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होएगी, कुछ कंट्रीज है जैसे पोलैंड है, जर्मनी है, फिर शायद नेदरलैंड भी है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ओवरटली वेपन्स देंगे। एक कंट्री ने तो F-16 देने का भी वादा कर दिया, जो कि अमेरिका की फिलॉसफी के अगेंस्ट था, क्योंकि F-16 को डीप स्ट्राइक भी की जा सकती है। तो इस पूरी हालात में पुतिन साहब को शायद ये लगा कि अगर बाई चांस ये ईयू वाले जुड़ गए, क्योंकि जर्मनी का लेटेस्ट उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान ये आया है कि अगर मिसाइल फायर करती है, आती है रशियन टेरिटरी से, और यूक्रेन की टेरिटरी अंदर करती है, उसमें टाइम लगता है जब तक वो टारगेट को हिट करेगी, तो उतनी देर में हम हमारे वेपन सिस्टम जाके रशियन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे यूक्रेन में, और यूक्रेन की धरती के ऊपर। मतलब कि हम रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, रशिया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, बट ये इनफैक्ट इलीगल एंट्री है या प्रॉक्सी एंट्री है इन अ ओवर्ट मैनर। तो अब ये चिंता का विषय है प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। सब पोजीशन में अगर देखें हम, हालात को देखें हम, तो इसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि इंडिया और चाइना के रिलेशन भी कोई इतने अच्छे नहीं है।
इसका क्या प्रभाव? इंडिया, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा ये। अगर ये मान लो ताकतें यूक्रेन की मदद में आ जाती हैं और रशिया जो इस वक्त हाई बीट पे है वो थोड़ा नीचे आने लगता है, तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये ओवर्ट तरीके से जुड़ जाएंगे। आज ईरान वेपन्स दे रहा है रशिया को, नॉर्थ कोरिया आर्टिलरी एमुनेशन दे रहा है रशिया को, चाइना ने सेंटर सेटअप किए हैं, तो कोवर्टली तो हेल्प कर ही रहे हैं। अगर ये ओवर्टली वॉर ज्वाइन करेंगे तो ये एक पोलराइज वर्ल्ड हो जाएगी। ये भी एक पोलर एक धड़ा बन जाएगा जो कि वेस्ट और यूएस के अगेंस्ट होगा। अब इसमें मजेदार बात आपने इंडिया की पूछी है, इसमें कुछ सिनेरियोज उभरते हैं जी। मान लीजिए कि ये धड़े बन जाते हैं, फिर इंडिया और चाइना की कोई गड़बड़ होती है बॉर्डर के ऊपर, अब रशिया क्या करेगा? अभी तक तो वो हमारे साथ था, बिल्कुल, एक ये सिचुएशन बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिकन वाले जो इकट्ठे हो जाते हैं और इंडिया चाइना के साथ मिल जाता है, जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि कुछ बातें उठनी शुरू हुई हैं कि कॉरिडोर ही बनाना है, तो आप श्रीनगर से काशगर का कॉरिडोर बनाओ, उससे आप जो टू द सेंट्रल एशिया, उससे जो ट्रेड का फायदा होगा चाइना का भी होगा, इंडिया का भी होगा और दुनिया की ओवरऑल होगी। तो अगर उस किस्म की बात हो जाती है तो फिर जो अमेरिका ने क्वाड बनाया हुआ है जिसमें इंडिया शामिल है, या एस क्वाड जो भाई बनने जा रहा है, उसमें चाइना का अमेरिका का क्या रवैया रहेगा? तो इस तरीके की जो खींचातनी है, तो ये इस वक्त कहना बहुत ही मुश्किल है। परंतु ये जरूर है कि अगर ये धड़े बन जाते हैं, इंडिया का जो इफेक्ट डायरेक्टली अगर ना भी हो, जैसे मैंने 2 सिनेरियोज बताए हैं, तो अगर ये लड़ जाते हैं तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा। वो इंडिया के लिए डेफिनेटली आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, बिकॉज इंडिया ही एक विकल्प बचा है दुनिया के लिए। पर बात सुनिए, अगर दुनिया के पास परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो इंडिया की मार्केट को वो क्या करेंगे, या मैन्युफैक्चरिंग पावर ही नहीं होगी तो इंडिया की मार्केट को वो क्या करेंगे? तो इंडिया का यहाँ पे बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ेगा। और हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से बढ़ रही है, या हम 2047 का विकसित भारत, डेवलप्ड नेशन, या जो भी हम अमृतकाल का महोत्सव मना रहे थे, तो ये सब चीजें खटाई में बढ़ जाएगी। तो आने वाले दिनों में कुछ मतलब ऐसी अदृश्य चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन खतरा मंडरा रहा है बहुत जबरदस्त। देखिए, खतरा मंडरा रहा है, और ये जब मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स का, और मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आपका मतलब है ये एनालिसिस अमेरिकन, रशियंस, चाइनीज या इवन इंडियंस, ईरानियंस हायर लेवल पे नहीं कर रहे होंगे, वो कर रहे हैं। और ये बात नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनको भी पता है वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो क्या मतलब है उसका। तो इन्होंने आपस में अपनी ही रेड लाइंस बना रखी होती हैं जो वो क्रॉस नहीं करना चाहते। परंतु जब प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, प्रोवोकेटिव एक्शंस आती हैं, जिसमें उनको लगता है उनकी साख नीचे गिर रही है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट साख वर्ल्ड ओवर जब दुनिया के बाकी देश, ग्लोबल साउथ जो देख रहा है, या वो कंट्रीज आपको कैसे जज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब मेरा ये मानना है कि खतरा तो है, पर फिर भी ये लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको पता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। परंतु इसमें जो तनाव पैदा हो रहा है, उस तनाव में कोई सनकी बंदा आ गया, जैसे नॉर्थ कोरिया वाला है, एंड टू सम एक्सटेंट ईरान को भी बोलिए, आयतुल्ला खमेनी एक राइटिस्ट रिलीजियस लीडर है, वो भी अपने आप को एंटी क्रिश्चियन और एंटी वेस्ट समझता है। ऐसे कोई सनकी बंदा आ गया, चलो अगर सनकी नहीं भी है, अभी जैसे ये ड्रिल करी इन्होंने आज, अगर आपको याद हो कुछ साल पहले इंडिया की भी एक मिसाइल फायर हुई थी जो पाकिस्तान में गिरी, और वो उस एयरफोर्स स्टेशन की दासी इंस्पेक्शन मीन्स वो एनुअल इंस्पेक्शन थी, जिसमें कमांडरों के एसीआर लिखे जाते हैं। तो कैसे गड़बड़ हुई? वो गड़बड़ नहीं थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जान रहे थे, और दुनिया ने पूछा क्या किया, बोलो नहीं, वॉर हेड तो था नहीं, खाली मिसाइल थी, वो हमने दी। तो सिमिलर चीज यहाँ पे, ये तो वॉर हेड के साथ कर रहे हैं। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक ही मैल फंक्शन कर जाता है और मिसाइल की दिशा घूम जाती है, तो फिर तो एक्चुअल अटैक हो गया ना। अब एक्चुअल अटैक होने के बाद रिटेलिएशन इज अ मस्ट। अब वो रिटेलिएशन किस किस्म की होगी? यूक्रेन खुद करेगा, यूक्रेन के एलाइज करेंगे, जर्मनी करेगा, यूयू वाले करेंगे, तो वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो वो खतरे जो 2 या 3 किस्म के जो खतरे हैं, जो एक एक्सीडेंटल फायर के साथ दुनिया को एक अंधकार में डुबो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। फिर से मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है, हम देख रहे हैं खामोशी से बैठा हुआ है। खामोशी कौन सी है ये नहीं समझ आ रही। बीच में छुटपुट आतंकवादी जो घटनाएं जो है कश्मीर में या रजौरी में यहाँ पे कर रहा है, लेकिन सारे सिनेरियो में जितना भी यहाँ पर, चाहे यूक्रेन रशिया का कहो या ईरान का कहो,
उसकी तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही है। उसकी खामोशी क्या साबित करती है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। तो हम दो मेजर पावर सेंटर्स की बात करते हैं, एक पॉलिटिकल पावर सेंटर और एक आर्मी वाला पावर सेंटर। आर्मी वाला डेफिनेटली मोर स्ट्रांग है, और आर्मी अगर आना शुरू कर दे, इस वक्त वैसे भी पॉलिटिकल हालत बहुत ख़राब है, तो वो जितना आज ब्लेम पॉलिटिकल क्लास को जा रहा है वो सब आर्मी को जाएगा। तो आर्मी बड़ी क्लियर बैठी हुई है कि उनकी पोजीशन का तो कोई खतरा है नहीं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं इन्हीं को करने दीजिए। और उनकी हालत ये है कि वो कभी IMF से लोन मांग रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हिंदुस्तान से हमारे बिजनेस रिलेशन दोबारा स्टार्ट करा दो, यानी कि वो उस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन पे उनका यहाँ पे कुछ बोलना बनता नहीं। जहाँ तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का सवाल है, उनका मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि उनका जो मैक्सिमम बजट है वो आता है ड्रग नार्को मनी से, अफगानिस्तान बॉर्डर से या खैबर पख्तूनवा का जो उनका एरिया है। वो मनी अनअकाउंटेड है, वो किसी खाते में नहीं आ रही है, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड अपना क्या बोलते हैं नार्कोटिक्स को फैला रही है। तो वो तो उनके पास है। तो उस पैसे से वो चुप करके जो उन्होंने एंटी इंडिया करना है या एंटी अफगानिस्तान करना है या और जो भी थोड़ा बहुत ईरान के अगेंस्ट करना है, बलोचिस के अगेंस्ट करना है, वो करे जा रहे हैं चुप करके। और ये जो दूसरे वाले हैं, ये किसी सिचुएशन में कोई बोलने के इस हालत में नहीं है। उनकी पोजीशन ये नहीं है कि वो रशिया के फेवर में बोलें या रशिया के अगेंस्ट बोलें, परंतु जब वेपन्स देने की बारी आती है, अभी अमेरिका यूक्रेन वॉर में हमने देखा चाइनीज मार्किंग वाले 155 मिलीमीटर शेल्स वो दे रहे हैं। इनके पास कुछ गन्स हैं, अच्छी गन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है पाकिस्तान में, वो भी दे रहे हैं। तो वो गुपचुप तरीके से दे रहे हैं। तो ये जो बोलने वाले हैं ये इस पोजीशन में नहीं है कि वो कहीं पे भी कोई इन्फ्लुएंस कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत सी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।